वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैनेजमेंट फंडास। इजी नोट्स अब से मैनेजमेंट फंडास है, ऐसे मेरे दिमाग में आया करने के लिए। खैर, आज का टॉपिक होगा बिजनेस लॉस का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है। हम उस पर फोकस करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो पहली बात तो वो एक्ट्स होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एंड देन सेकंड टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, देन सेलर के राइट्स क्या है, बायर के राइट्स क्या है, एंड कैवेज एम्पेटोर। 7th हमारा ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। 8th हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हमें हर एक्ट में पढ़ना होता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो भी गुड्स के सेल होती है इंडिया में, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उनको गवर्न करता है। 1 जुलाई 1930 में इट केम इनटू फोर्स। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, 1872 में जो लाया गया था, उससे अलग करके एक सेपरेट लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस को देने के लिए इसे बनाया गया, ठीक है। उसके पहले ये उसी एक्ट में आता था, बट 1930 के बाद से इसका एक डिफरेंट एक्ट बनाया गया है। एंड व्हाट इज अ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 4 के अंडर डिफाइन किया गया है। 66 सेक्शंस हैं इसमें। जो भी डेफिनेशंस हैं वो आगे के स्लाइड्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वही बताया मैंने आपको। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना था ताकि जो भी सेल ऑफ गुड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिन भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई सामान बेचा जा रहा है, उसमें फेयर और लॉफुल डीलिंग्स करी जा सके। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस ब्रीच को हम कैसे लीगली रिमेडीज प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए। एंड कुछ टर्म्स को डिफाइन और डिफरेंशिएट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था। टर्म्स, कंडीशंस, वारंटीज, ट्रांसफर, अनपेड सेलर के राइट्स एंड बायर्स के राइट्स, ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, ठीक है। अब इसमें कुछ 5 कीवर्ड्स जो मैं आपको बताऊंगी वो ध्यान रखना, वो स्लाइड के एंड तक आएंगी, ठीक है। वही 5 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अग्रीमेंट, ठीक। दूसरा है बायर एंड सेलर, 2 पार्टीज भी आप इसको बोल सकते हो, अग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। फिर दूसरा है गुड्स, जो कि मूवेबल ही होने चाहिए। तीसरा है प्राइस, जिसको आप मनी कंसिडरेशन भी बोल सकते हो। चौथा है ऑफर एक्सेप्टेंस। 5वां है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ऑफर सेलर करता है प्रपोज, एक्सेप्टेंस बायर उस ऑफर को एक्सेप्ट करके कोई भी सामान जो सेलर प्रपोज कर रहा है उसको लेता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आप जो सेलर के पास गुड्स हैं वो उसके ओनरशिप से हटके बायर की ओनरशिप में जाते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब ये जो 5-6 की टर्म्स हैं वो आप आगे पढ़ोगे। दीज आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें होनी ही चाहिए, तभी वो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला, 2 पार्टीज इन्वॉल्व, एक सेलर और एक बायर। पार्टीज, बायर सेलर कैन बी मल्टीपल, बट वो पार्टीज 2 होनी ही चाहिए, एक जो सेल कर रहा हो, एक जो बाय कर रहा हो। दूसरा, गुड्स मूवेबल होने चाहिए, इमूवेबल या फिर प्रॉपर्टी या गुड्स नहीं होने चाहिए। देन प्राइस कंसिडरेशन, एक सर्टेन प्राइस कंसिडर किया होना चाहिए कि भाई इतने रुपए में ये चीज तुम्हें मिलने वाली है। देन वी हैव ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर होना चाहिए और बायर ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या तो तुरंत बाय करते ही ट्रांसफर होनी चाहिए, या फिर जब आप माल डिलीवर करोगे, गुड्स डिलीवर करोगे, तब ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ओनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए। देन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देखो एक अग्रीमेंट बन रहा है तो दोनों के कंसेंट से बन रहा है, कंसेंट हो रही हैं, दोनों पार्टीज हैं, लॉफुली आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हो और प्राइस कंसिडरेशन रख रहे हो, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक। लीगल फॉर्मेलिटीज, ओरल या रिटन कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट चलता है, कोई इशू नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हो जिसके लिए लॉ में स्पेसिफाई किया गया है कि इसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही होना चाहिए रिटन में, ठीक। सेल या फिर अग्रीमेंट टू सेल, ये याद कर लो, एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम्स होंगे। एज वी ऑल नो कि जो ऑड सेमेस्टर्स हैं उनके एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होते हैं। कुछ चेंज ना किया गया हो तो, चेंज होगा तो आई लेट यू नो। सो सेल, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, मतलब वो सेल हो चुकी है। एंड अग्रीमेंट टू सेल मतलब ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब वो सेल कन्वर्ट हो जाएगा। आपने बोला तो है कि हाँ मैं आपको बेच दूंगा, जैसे आप सप्लायर हो और आपने बायर को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया कि हाँ इतना सामान बन जाएगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको वो सामान बनाना है, वो गुड्स बनाने हैं। तो जब वो बन के डिलीवर होंगे तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, उसके पहले वो गुड्स आपके,
ठीक है, दैट इज अग्रीमेंट टू सेल। आपने अग्री किया है सेल करने के लिए, और जब वो सेल कंप्लीट होगी तब ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। देन नेक्स्ट वी हैव इज कंडीशंस एंड वारंटीज। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में कि कंडीशंस, वारंटीज, ओनरशिप ट्रांसफर ये वो डिफाइन करने के लिए। तो जो कंडीशंस हैं वो एसेंशियल टर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ऐसा एक्ट डिफाइन करता है। एसेंशियल टर्म्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 100 kg बासमती राइस के लिए अग्री किया है कि आप 150 रुपए kg के हिसाब से बासमती राइस लोगे, तो वो एक एसेंशियल टर्म है, बासमती राइस ही देना पड़ेगा उसे 100 kg। दैट इज अ कंडीशन, मतलब एक गारंटेड चीज की ये आपको करनी ही पड़ेगी। और कंडीशंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का रूट होती हैं। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो जो भी डैमेजेस हैं वो बायर क्लेम कर सकता है, ठीक है। अगर कंडीशंस ब्रीच हुई हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर बायर ने बोला भी है कि 150 दूंगा, 150 रुपए पर kg दूंगा, और उसने आधा पेमेंट कर भी दिया तो अपनी पेमेंट भी वापस रिफंड ले सकता है, ठीक है, क्योंकि कंडीशंस फुलफिल होनी ही चाहिए, वो नेसेसरी होती है। अब वारंटीज, जैसे कोई ऐसा क्लेम जो एसेंशियल ना हो, नॉन एसेंशियल। जैसे मान लो कि आपने बोला कि अरे भाई बहुत अच्छा चावल है, तुम लेकर तो जाओ, 5 साल चलेगा, बट मे बी पॉसिबल कि बायर लेके गया और तीसरे साल में कीड़े लग गए या जो भी कुछ, तो ये वारंटी थी कि 5 साल चलेगा, 3 साल चला ना, बट उसकी टेक केयर कैसे करी बायर ने, ये बायर का लुक आफ्टर था। तो वहां पे आप लीगली बाइंड नहीं हो। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हुई हैं तो जो सेलर है वो लीगली बाइंड है, बायर अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बट अगर वारंटीज फुलफिल नहीं हुई हैं तो जो सेलर है वो लीगली बाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप आलू लेकर गए, उसने बोला कि भाई बढ़िया आलू है, स्वाद खराब नहीं हुएगा, बट आप घर लेके गए, स्वाद खराब है उस आलू का, तो अभी वो लीगली बाइंड नहीं है ना, क्योंकि उसने सारी आलू खोल खोल के खा खा के चेक थोड़ी की थी। बट हाँ, आप चाहो तो जाओ उसके शॉप पे वापस और आलू वापस करके आओ कि भाई मुझे नहीं पता, मैं 4 आलू बना चुका हूँ, बट जो आधा किलो आलू बची है उसके पैसे मुझे वापस चाहिए, एनी हाउ चाहिए। तो वारंटीज नॉन एसेंशियल टर्म्स है, उसमें आप रिजेक्ट कर सकते हो सामान को, रिफंड क्लेम कर सकते हो, कंपनसेशन जो आपका डैमेज हुआ है क्लेम कर सकते हो, बट लीगली बाइंड नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट वी हैव इज कन्वर्जन ऑफ कंडीशन टू वारंटी। कोई भी कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो सकती है, ये एक एक्सेप्शन है जो हमें जो सेल ऑफ गुड्स का एक्ट है वो प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बासमती वाला, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, एंड ये था कि वो बासमती राइस है बड़े दाने वाला, बट आपको जो मिला वो बासमती राइस था, बट वो बड़े दाने वाला नहीं था। तो आपने क्या किया, यार डिलीवरी हो गई है, रिक्शे पे पैसे लग गए हैं, घर तक पहुंच गया है, कौन फिर बोरी भरे, कौन वापस लेकर जाए, छोड़ो जाने दो। वो कंडीशन थी कि बासमती राइस ही होना चाहिए बड़े राइस वाला, बट आपने क्या किया कि छोड़ो जाने दो। तो अगर बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर ले रहा है कंडीशन फुलफिल ना होने पे भी, तो वो कंडीशन वहां पे वारंटी की तरह ट्रीट की जाती है कि अगर वो फुलफिल हो या ना हो, बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो वेवर हो गई, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो कंडीशन और वारंटी के बीच का डिफरेंस सेक्शन 12 में बताता है एक्ट, और कन्वर्जन ऑफ कंडीशन टू वारंटी सेक्शन 13 में है, इसके बारे में लिखा हुआ, ठीक है। सेक्शंस में सिर्फ इसलिए यहाँ पे पढ़ा रही हूँ बिकॉज एमसीक्यू पैटर्न पे अगर होगा तो हेल्प करेगा, एंड एमसीक्यूज तो खैर मैं पढ़ाऊंगी बाद में। नेक्स्ट वी हैव राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अब देखो, सेलर के भी तो कुछ राइट्स होंगे ना। अगर अनपेड सेलर होता कौन है, जिसको अपने सामान का पैसा ना मिला हो, या फिर डिसऑनर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हो। तो डिसऑनर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक रिटर्न फॉर्म ऑफ मनी होता है, जैसे चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, ठीक है, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और डिसऑनर्ड का क्या मतलब होता है? कोई जिसकी इज्जत ना रही हो। ऑनर मतलब इज्जत, और डिसऑनर मतलब कोई जिसकी कोई इज्जत बची ना हो, ठीक है। तो अगर कोई चेक है जो बाउंस हो गया, या आपने चेक दिया है, वो हमने बैंक में लगाया, आपके पास पैसे ही नहीं तो वो बाउंस हो गया, तो अब उस चेक की क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है, हम उसे फाड़ के फेंक सकते हैं। सो दैट इज डिसऑनर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी बिल, कोई भी प्रॉमिसरी नोट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर चेक, अगर वो अब किसी लायक नहीं बचा तो वो डिसऑनर्ड है, या फिर अगर उससे हम पेमेंट ले ही नहीं पाए तो वो डिसऑनर्ड है। सो दैट वाज इट कि अनपेड सेलर 2 कंडीशन में हो सकते हैं, पूरा अमाउंट मिला ना हो, या अगर उसे अमाउंट मिला हो, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हो लेकिन वो डिसऑनर हो गए, ठीक है। सेक्शन 45 से 54 तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये सारे राइट्स कवर है। सेलर के जो भी राइट्स होते हैं, सेलर के 2 राइट्स होते हैं, एक तो गुड्स के अगेंस्ट होते हैं और एक उसके राइट होते हैं पर्सनली बायर के अगेंस्ट।
तो गुड्स के अगेंस्ट जो राइट होता है उन्हें देखते हैं। पहला तो राइट ऑफ लीन होता है, ठीक है, कि जैसे अगर पेमेंट नहीं मिली है या जब तक पेमेंट नहीं मिल रही है तब तक जो सामान है वो सेलर के पास ही रहेगा, पोजीशन उसके पास ही रहेगा, ओनरशिप सेलर के पास ही रहेगी। देन राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जैसे मान लो कि डिसाइड हुआ था कि 3 टर्म्स में पैसा दो, थोड़ा सा एडवांस दो, फिर थोड़ा जब मैं ट्रांसपोर्ट में लगा दूंगा पैसा तब देना, ट्रांजिट में लगा दूंगा और जब पहुंच जाएगा तब देना। एडवांस उसने दे दिया, तुमने ट्रांजिट लगा दिया, अब ट्रांजिट डिलीवरी 3 दिन बाद उसके पास पहुंचेगी, वो पैसा दे ही नहीं रहा है, तीसरा दिन भी आ जा गया, तो तुम वो स्टॉपेज कर सकते, मतलब वहां पे स्टॉपेज लगा सकते हो कि भाई तुम्हें डिलीवर करना ही नहीं है उसके घर पे, वापस ले आओ मेरा सामान, ठीक है, दैट इज राइट टू स्टॉपेज। देन राइट ऑफ रीसेल, जैसे मान लो कि बायर ने बोला है कि पेमेंट कर दूंगा, क्या बोलते हैं, इतना इतना गत्ते मुझे ये माल चाहिए, ठीक है, तुम बना के रखो पेमेंट कर दूंगा, बट पेमेंट के लिए आप बोल रहे हो कि पेमेंट कर नहीं रहा है, तो अभी क्या कर सकते हो कि वो जो 50 गत्ते माल उसने बनवाए थे, उसे चाहिए थे 20 तारीख को, वो आप किसी और को आराम से सेल कर सकते हो, उसे कोई ओनरशिप उस पे बची नहीं है क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दोबारा वो आए कि भाई मैंने बोला था, मेरा ऑर्डर था, तुमने किसी और को क्यों दे दिया, तो यहाँ पे आप लीगली बाइंड नहीं हो बिकॉज आपको पैसे नहीं मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली। अब बायर के जैसे कभी कभी होता है ना कि आप सामान दे देते हो, अब क्या करोगे, तो अब आपके जो राइट्स होंगे वो बायर के अगेंस्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहला सूट फॉर द प्राइस, वही आप सू कर सकते हो, केस कर सकते हो भाई कि तुमने पैसे नहीं दिए, ठीक है। देन वी हैव डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, जैसे मान लो कि आपने डिलीवरी करा दी, अब वो डिलीवरी उसके डोर स्टेप पे खड़ी है, अब वहां पे वो कैंसिल कर रहा है कि भाई मुझे लेना ही नहीं है, तो वहां पे आपके डैमेजेस हुए ना, आपने ऑर्डर पैक किया, पैकेजिंग हुई, ट्रांजिट किया, डिलीवर करवाया, उतने दिन गए, उतने ड्यूरेशन में आप किसी और को वो ऑर्डर आराम से दे सकते थे, राइट, तो आपके जो डैमेजेस हुए हैं आप उसके लिए सू कर सकते हो कि भाई आपने तुमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। देन थर्ड वन इज रेपुडिएशन बिफोर ड्यू डेट या फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच, जैसे मान लो कि उसने बोला है कि भाई आप मेरा ऑर्डर बनाओ 50 गत्तों का, मैं 15 दिन में आपको पेमेंट कर दूंगा, बट आप देख रहे हो कि 15 दिन तो छोड़ो 20 दिन होने वाले हैं और पेमेंट तो नहीं आई है, अभी ऑर्डर बन भी रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ड्यू डेट के पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो कि भाई मुझे तुम्हें बेचना ही नहीं, मैं किसी और बायर को ढूंढ लूंगा और अपना जो सामान है वो किसी और को सप्लाई कर दूंगा, तो दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। आपको लग गया कि हो सकता है कि ब्रीच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए आपने किसी और को ढूंढ लिया और वो ऑर्डर या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब बायर्स के भी तो कुछ राइट होंगे ना, क्या सेलर हमेशा सही होगा, बायर हमेशा गलत होगा, नहीं ना। तो बायर होता कौन है, बायर वो इंसान होता है जो किसी भी गुड को बाय करता है या बाय करने के लिए एक्सेप्टेंस देता है, ठीक है, रेडी होता है, अग्री करता है। किसी भी गुड को खरीदने से पहले बायर शुड इंस्पेक्ट द गुड कि सामान कैसा है, जो उसे चाहिए वैसा है या नहीं, ठीक है। अब अगर डिफेक्टिव या अनसेटिस्फैक्टरी है तो वो गुड को रिजेक्ट भी कर सकता है। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पर एक टॉपिक है कैवेट एम्पेटोर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। किसी भी सामान को सेल करने से पहले, ओनरशिप को ट्रांसफर करने से पहले सेलर की यह जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो बायर को उस सामान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन दे और बायर तसल्ली कर ले कि हाँ उसे वही सामान खरीदना है, ठीक है। सो अब राइट्स भी देखेंगे हम, राइट्स क्या क्या है बायर के। वो डिलीवरी रिसीव करने का राइट रखता है कि भाई अगर उसने पेमेंट करा है तो सामान उसको डिलीवर होना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड टर्म्स थे उसी हिसाब से डिलीवर होना चाहिए। वो गुड्स को रिजेक्ट करने के भी राइट रखता है, जैसे मान लो अगर डिलीवरी हुई, उसने 50 गत्ते मांगे थे, सिर्फ 40 आए, उसने वापस कर दिया कि भाई मैंने पेमेंट पूरी करी, मुझे पूरा चाहिए, ऑलरेडी मेरा टाइम लॉस हो चुका है, ये वो इनसफिशिएंट है, डिफेक्टिव है। जैसे मान लो उसने 2-4 गत्ते चेक किए थे, अच्छा लगा था उसने, तो उसने 100 गत्तों का ऑर्डर दिया था, ठीक है, 100 कार्टन बॉक्सेस का। अब तुमने 100 कार्टन बॉक्स तो दिए, लेकिन उनमें से बेसिक क्वालिटी बहुत ही खराब है, एकदम लीदर क्वालिटी, तो वहां पे भी उसके पास राइट है कि वो डिलीवरी को रिजेक्ट कर सकता है। देन स्यू फॉर डैमेजेस, जो भी डैमेजेस हुए, जैसे मान लो कि उसने तुम्हें एज अ सप्लायर चुना कि भाई तुम मेरा ये सामान ला के दे दो कि मुझे 20 तारीख को नीड है, एवरीथिंग है, तुम नहीं डिलीवर कर पाई या तुमने खराब या फिर तुमने इनसफिशिएंट या फिर तुमने डिफेक्टिव चीजें डिलीवर कर दी, तो अब जो उसके डैमेजेस हुए हैं वो उसके लिए तुम्हें स्यू कर सकता है। जब सेलर स्यू कर सकता है तो बायर भी स्यू कर सकता है, राइट। एंड राइट टू रिफंड, आपको रिफंड चाहिए, आपने एडवांस पेमेंट करी है और आपका सामान अच्छा नहीं आया, टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ है, तो पूरा रिफंड मांगो, ठीक है, आपके पास राइट है रिफंड का। कैवेट एम्पेटोर जो मैंने बताया था, ठीक। कैवेट एम्पेटोर रूल क्यों लगाया गया है,
केवल टेम्परेचर रूल इसलिए लगाया गया है ताकि सेल के बाद अगर बायर कोई क्वेश्चन अराइज करे, भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं ये वो, तो उसके लिए सेलर लायबल नहीं होगा। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो सेलर लायबल नहीं है। लेकिन लेट द बायर बी अवेयर, अगर आपने बायर को अवेयर करवाया था कि भाई ऐसा सामान है, इस तरीके का सामान है, ये है वो है, तब वो रिजेक्ट कर रहा है उस सामान को या उस डिलीवरी को या फिर उस गुड की सेल को, तब सेलर लायबल नहीं है, क्योंकि अब तो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस ये हैं अगर सेलर ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, कोई डिफेक्टिव और कोई फ्रॉड वाली चीज छिपाई हो, या ट्रांसपेरेंसी ना रखी हो, या फिर कोई हिडन डिफेक्ट हो, ये सारी चीजें अगर हैं तो सेलर लायबल है, अदरवाइज सेलर लायबल नहीं है। इसीलिए बायर को पहले से अवेयर कराना सेलर की ड्यूटी है, ताकि वो इस राइट को या फिर वो इस लीगल बाइंडिंग को एंजॉय कर सके या फिर एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स। देखो, सेल में हम गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर ही करते हैं, जिसको हम पासिंग द प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कुछ लोग पासिंग द प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग ट्रांसफर ऑफ गुड्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बोथ आर सेम। ओनरशिप क्या होती है? जो सामान जिसके पास है वो उसका ओनर है, राइट? द वन हु हैज द लीगल राइट एंड टाइटल ओवर द गुड्स इज द ओनर, राइट? दैट मीन्स ओनरशिप, है ना? अब जिसके पास ओनरशिप होती है उसी पर्सन के पास वो राइट होता है कि वो उस सामान को सेल कर सके, डिस्पोज कर सके या फिर यूज कर सके, है ना? जब तक बायर के पास ओनरशिप नहीं है, बायर किसी और का सामान यूज नहीं कर सकता, है ना? और अगर सेलर ने वो सामान बेच दिया है बायर को, तो अब सेलर उस सामान को रीसेल नहीं कर सकता, है ना? अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेल में होता क्या है? एक ओनर से दूसरे बायर, दूसरे पर्सन को ओनरशिप दी जाती है ना, so that is transfer of ownership या फिर passing of property when the property in goods is transferred from the seller to the buyer, that is known as passing of property or transfer of ownership। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स होते हैं जो डिलीवरेबल, स्पेसिफिक गुड्स की जो ओनरशिप होती है, जैसे मान लो कि कुछ है, तुरंत ही बस आपने पे किया हो गया, तुरंत ही वो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, जैसे ही पेमेंट आई तुरंत वो ओनरशिप बायर की हो गई। ठीक है, वो सामान तुरंत उसका हो गया। अब अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड गुड्स दो चीजें होती हैं। अनअसर्टेन्ड गुड्स की बात करते हैं। अब जो अनअसर्टेन्ड गुड्स हैं, जैसे बासमती राइस एग्जांपल दोबारा से लेते हैं। आपने देख कर आए, आपको समझ में आया, अब आप बोल रहे हो, आपने पेमेंट कर दी, ठीक है, या फिर पेमेंट नहीं करी, आपने बोला मेरे घर पे डिलीवर करवा दो, जो भी कुछ होगा मैं घर पे पेमेंट कर दूंगा। अब आपने उसको तय कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, रिक्शा बुक हो गया है, कब तक पहुंचना है, क्या क्या सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन जब तक वो गुड आपको डिलीवर नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि भाई उसके पास तो 50 बोरी, उस दुकान वाले के पास तो 50 बोरियां हो सकती हैं, उसमें से एक कौन सी बोरी आपकी है, ये आइडेंटिफाई करके रिक्शे वाले को दे के जब तक वो आपके पास पहुंचा नहीं देता उस चीज को, तब तक आप उसके ओनर नहीं हुए, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। तो अनअसर्टेन्ड गुड्स की ओनरशिप जब गुड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, बायर के कंसेंट के हिसाब से अप्रोप्रिएट कर देते हैं, तब ट्रांसफर होती है। अब फ्यूचर गुड्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप एक प्लाईवुड देखने गए, आपको वो पसंद आया, अब आपने बोला कि 4x4 के डायमेंशन में मुझे ऐसे 400 प्लाईवुड चाहिए, तो प्लाईवुड उसके पास है तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, सब कुछ हो गया, आपने बोल दिया कि महीने भर में चाहिए सब कुछ। लेकिन अभी जो ओनरशिप है ना, वो तब आपके पास आएगी जब वो गुड्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। जैसे जब वो प्लाईवुड्स अभी भले ही सेलर की हैं, लेकिन जब वो प्लाईवुड्स 4x4 में कटने लगेंगी तो वो सेलर के पास होके भी सेलर की नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और आप उस 4x4 डायमेंशन के 400 पीसेस के ओनर हो। सो जब वो 4x4 के डायमेंशन के पीसेस बनेंगे फ्यूचर में, तब वो ओनरशिप आपको मिल जाएगी। दैट इज फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप। अब रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ये एक फीचर है, जिसके पास भी ओनरशिप होएगी, रिस्क भी उसी बंदे का होएगा, अच्छा हो बुरा हो, उसका कैसे यूज करना है, क्या करना है, कहाँ जा रहा है, चोरी डकैती कुछ भी हो रहा है उस सामान के साथ, वो उसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास वो सामान है, ओनरशिप है आई मीन सामान की। ठीक है, अब ट्रांसफर बाय नॉन ओनर लेते हैं। जो नॉन ओनर है उसके पास टाइटल जब खुद ही नहीं है, ओनरशिप खुद ही नहीं है, तो वो ट्रांसफर क्या करेगा? लॉ ने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, तो कुछ केसेस में एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट इन जनरल जिसके पास ओनरशिप नहीं है वो कुछ ट्रांसफर भी नहीं कर सकता।
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज मेन रूल्स फॉर पासिंग द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को पास करने के लिए या फिर ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे स्पेसिफिक या फिर असर्टेन्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फिर से बासमती राइस पे जाते हैं, ठीक है। आप गए देखने, आपने देखा समझा, आपको जो समझ में आया आपने वो पॉइंट आउट किया कि हमें ये क्वालिटी ऑफ राइस चाहिए, इतने टाइम पे चाहिए, आप मेरे घर भिजवा दो या फिर यहाँ भिजवा दो, ठीक है। सो जनरली तभी पास होती है जब सेलर को पास करना होता है। सब कुछ हो गया, ठीक। लेकिन वो चावल आपके कब होंगे? जब वो आपके घर पे पहुंच जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ओनरशिप कब पास हुई? जब गुड्स की कंडीशन को देख के दोनों पार्टीज ने ये डिसाइड किया कि अब हम ओनरशिप दे देंगे, मतलब दुकान वाले ने अपनी दुकान से बोरी उठा के आपके घर पहुंचा दी, तब ओनरशिप ट्रांसफर हुई, ठीक। अनअसर्टेन गुड्स जो मैंने अभी समझाया, अनअसर्टेन गुड्स में मैंने क्या समझाया कि जैसे प्लाईवुड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है तो आपको सिर्फ प्लाईवुड की क्वालिटी पसंद आई थी, आपने डिफाइन किया, प्राइस बना, टाइम डिफाइन किया, सब कुछ डिफाइन किया, सब कुछ हो गया। अब जब वो प्लाईवुड्स 4x4 के डायमेंशन में कट के गत्तों में पैक होके आपके पास जाएंगे, आइडेंटिफाई कर लिया था ना आपने, अब आपने वो चेक किया कि हाँ ये वही प्लाईवुड्स हैं, वही क्वालिटीज हैं, उतने गत्ते हैं, सब कुछ है, तब वो ओनरशिप आपकी हो गई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त बायर आप थे, लेकिन इंस्टेंटली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी। अब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न, देखो सेंट फॉर अप्रूवल होगा, इसमें ऑन लिखा हुआ है, कोई नहीं, लेट्स इग्नोर दैट। ट्रायल या फिर अप्रूवल के लिए अगर कोई गुड देता है, जैसे मान लो कि एक फर्म है या फिर एक दुकान है, उसने आपको सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन दी है कि भाई 2 दिन लेके जाओ, खूब मजे से चलाओ, अगर नहीं समझ में आता तो वापस कर देना, ठीक है। 2 दिन का ट्रायल पीरियड था, आप लेकर गए, आपने यूज किया, आपको समझ में आया, या तो आप पेमेंट कर दोगे 3rd डे, ठीक है, और वो गुड आपका, सामान आपका हो जाएगा, या तो आप रिटर्न कर दोगे तो आपके पास ओनरशिप नहीं आई, वापस चला गया उसी के पास, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 दिन से ज्यादा रख रहे हो, यूज भी कर रहे हो और रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ना मना कर रहे हो, ना वापस भेज रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आप ही का सामान हो गया, अब आपको पे करना ही पड़ेगा। नाउ द सेलर हैज द राइट टू क्लेम फॉर द पेमेंट, ठीक है। देन वी हैव रिजर्वेशन ऑन द राइट टू डिस्पोजल। अब देखो सेलर कुछ जगह या फिर कुछ कंडीशंस में डिस्पोज, जो सामान है उसको डिस्पोज या यू कैन से ट्रांजिट करने के राइट्स रख सकता है। जैसे मान लो कि अगर बात हुई है कि भाई एडवांस पेमेंट करोगे तभी मैं माल भेजूंगा या तभी ट्रांसपोर्ट में लगाऊंगा, तो जब तक पेमेंट नहीं आएगी तब तक आपने सामान खरीद भी क्यों ना लिया हो, आधी पेमेंट भी क्यों ना कर दियो, कॉन्ट्रैक्ट बन भी क्यों ना गया हो, ओनरशिप सेलर की है और सेलर सामान भेजने से मना कर सकता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वी हैव इज इम्पोर्टेंस, कि ये रूल्स बनाए क्यों गए हैं प्रॉपर्टी पास करने के या फिर ओनरशिप पास करने के। पहला रीजन तो है कि रिस्क किसका होगा ये डिफाइन करने के लिए, दूसरा है पेमेंट कौन करेगा ये डिफाइन करने के लिए, तीसरा है लीगल ओनरशिप किसके पास है ये डिफाइन करने के लिए, और चौथा है कि बायर्स और सेलर्स की राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए। अगर आपने राइट्स एक्सरसाइज करना चाहते हो तो ड्यूटीज भी फॉलो करनी पड़ेंगी, है ना। नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर लेता है तो वो परफॉर्म हो चुका होता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, कहाँ पे सामान देना है, कितने बजे देना है, कितने दिन में देना है, कितना पेमेंट करना है, सामान कब, कैसे, कहाँ, किस लिए देना, एवरीथिंग, जो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, अगर आपने वो सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर ली है, कंडीशंस, वारंटीज, एवरी सिंगल थिंग, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स नल एंड वॉइड, मतलब अब वो फुलफिल हो चुका है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब नल एंड वॉइड होगा कब? जब सेलर ने सामान बेच दिया हो, पहुंचा दिया, डिलीवर कर दिया हो, राइट, बायर ने सामान एक्सेप्ट कर लिया हो और पेमेंट कर दी हो। अगेन वही 5 की टर्म्स जो मैंने कहा था कि इस पूरी स्लाइड के एंड तक रहेंगे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, बायर, सेलर, प्राइस एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्चुअल डिलीवरी, सच में सामान पहुंच गया हो। सिंबॉलिक डिलीवरी, जैसे मान लो कि आपने ट्रांसपोर्ट में वो माल भेज दिया है 50 गत्ते का, आपने ट्रांसपोर्टर से बात कर ली है, ट्रांसपोर्टर की बात अपने बायर से भी करवा दी है और ट्रांसपोर्टर ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ भाई मेरे पास आपका सामान है, मैंने गाड़ी लगा दी है, 3 दिन में गाड़ी पहुंच जाएगी। दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब आप ई वे बिल भेज दो
जनरेट करके, ठीक है। एंड या फिर आप जीएसटी बिल भेज दो, इनवॉइस भेज दो कि हाँ भाई ये डिलीवरी होने वाली है इस सामान की इस ट्रांसपोर्ट से, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। पेमेंट ऑफ प्राइस, जो भी अगर टर्म्स है एडवांस में पे करना है, डिलीवरी होने का टाइम करना है, जो भी कुछ करना है, प्राइस पे कर दो आप, ठीक है। उसके बाद गुड्स को एक्सेप्ट कर लो, ठीक। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने एग्जामाइन किया, अब उसको एक्सेप्ट कर लो। टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी जो डिसाइड हुई थी उस जगह पे उस समय पे आप गुड्स को डिलीवर कर दो। एंड डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, अगर क्वांटिटी गलत है या कम है, ज़्यादा है, डिफेक्टिव है, जो भी कुछ है, तो बायर उसको रिजेक्ट कर सकता है एंड सेलर को रिजेक्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव ड्यूटीज ऑफ सेलर्स एंड बायर। वही चीज़, सेलर की ड्यूटी है सामान डिलीवर करवा देना, बायर की ड्यूटी है उस डिलीवर्ड सामान को एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देना, ठीक है। बाकी जो भी कुछ हमने इसमें पढ़ा, दैट्स इट। सो इन शॉर्ट इट वाज इट। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आई थिंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पार्टनरशिप एक्ट के बाद में, यूनिट 3 में ही है, तो हम उसको उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना।